अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी बस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट है, बस कुछ मिनट में अभी आपके साथ सारे ऑनबोर्ड होंगे। तो कोई इशू आ रहा था नेटवर्क का, इसलिए आपके साथ रास्ते में नहीं आ रहा है। बस 3 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो रही है। जी ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच, थैंक सर अब आप इसका जब सेल टैक्स रिटर्न के लेक्चर पे बात करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे उनके अलग अलग लेक्चर हैं। जिसका लेक्चर आ रहा होगा उसने वो चीज करवानी है यूनिवर्सिटी। अब आप डिटेलर देखेंगे उसने लेक्चर ही नहीं अवेलेबल होगा, उसका ना H1 है ना JR, उसका लेक्चर ही नहीं है। जब लेक्चर ही नहीं है तो फिर उसने उस पे इनवाइसिंग कराए या ना कराए उस पे अवेलेबल ही नहीं ना, वो एक्सटेंड करवाई हुई है स्क्रीन शेयर हो गई है। कौन सी स्क्रीन शेयर की है सर? जो स्क्रीनशॉट करना जो बता रहे हैं ना। ये सेकंड स्क्रीन शेयर करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो हम देखेंगे चीजों को कंपनी से देखना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मुझे सुन पा रही हैं? बड़ी माजरत, थोड़ा सा देरी हो गई, जरा लैपटॉप में वो मौजूद थे पासवर्ड्स, उसकी वजह से। सारे सुन पा रहे हैं? अगर वो मुझे चैट में ही बता दें। जी जी समझ यू पा रहे सर, हैं सर। आपकी बात आ रही है सर, प्लीज कैरी ऑन जी, स्टार्ट करें। जरा मुझे चैट में बता दें कि सुन पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी पता चल जाए, एक्टिव कौन से हैं नहीं है कौन से।
और अजान का भी टाइम हो गया। अच्छा जी, स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, आज हमारा जो एजेंडा होगा, चीजें होंगी, आज हम कंपनी से देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होगी। उसके बाद हम इसको एंड रजिस्ट्रेशन तक, आईआरएस तक लेके आएंगे कि हमारा आईआरएस का प्रोफाइल इन तीनों जो बिजनेसेस है इनको किस तरह करेंगे। अगर कंपनी को मैं इनिशियली डिफाइन कर दूं कि कंपनी कितनी तरह की होती है, तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को ये पहले से प्री नॉलेज होगा कि कंपनी आपके पास तीन तरह की, चार तरह की आप कह लें होती है। सबसे पहली कंपनी होती है एसएमई, एसएम जो सिंगल मेंबर कंपनी है। दूसरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तीसरी पब्लिक कंपनी होती है। चौथी एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी एससीसीपी में इनकॉर्पोरेट होती है। पब्लिक कंपनी की दो किस्में होती हैं, तो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। जो कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज से भी उसकी रेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती वो ज्यादा एडमिट रखती है पब्लिक से बिजनेस करने का, मगर वो अपने शेयर फ्रीली फिर भी बेच नहीं सकती। जो पब्लिक और प्राइवेट का फर्क है कि पब्लिक में शेयर्स लार्जली आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप किसी को शेयर दे सकते हैं, पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं कि आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। मगर इसके बरक्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो हमेशा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही अपने शेयर्स बेच सकती है, या एक मेंबर दूसरे मेंबर को बेच सकता है। जिस तरह पीआईए ने अब अपने शेयर्स बेचे हैं, तो इसके लिए उसने आईपीओ किया है, बंदों को बुलाया और अपने शेयर्स बेच दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्टिंग थी, उसने अपनी होल्डिंग को बेचा है। बात समझ रहे हैं? इसलिए ज्यादातर कहा जा रहा है कि यार पीआईए को क्या मिला, पीआईए को क्या मिला, पीआई के मेंबर ने अपने शेयर्स बेचे हैं और उसके अगेंस्ट उनको पैसे मिले हैं। तो उनको जो इनिशियल इंक्रीज जो उन्होंने कैपिटल किया है पीआईए तक, तो उधर उतने ही पैसे गए हैं, अदरवाइज जो ज्यादा पैसे हैं वो मेंबर्स की तरफ ही गए हैं। कंपनी शुरू करने के लिए, इसका एक लीगल स्टेटस बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल होता है कि इसकी मुझे एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्या ये कंपनी बन भी सकती है कि नहीं। मेरे पास क्लाइंट आके बैठा है और मुझे कह रहा है कि सोनिक्स के नाम की कंपनी बना दो।
मैंने सोनिक्स को लिखा तो इधर मेरे पास 17 नाम आ गए। अब 17 नाम है, अब मैं उसको क्या कहूं कि यार ये बना लो, तो इस ये 17 नामों में से ये कोई नाम नहीं बन सकेगा जो इन चीजों के साथ मुमासलत करेगा, अनलेस इनसे एनओसीज ले। अब इतनी कंपनियों से एनओसीज लेने बंदे के लिए, और वो भी प्राइवेट बंदों से, मुमकिन नहीं होगा। तो आप उसे सिंपली कहो कि यार इस नाम से चीजें नहीं बन सकती। दूसरा, अगर वो कहता है कि मेरा इस तरह करो, कर्नल के नाम से बना, आर्मी के नाम से बना, आप उसे कहेंगे यार फिर वही मामला है, आपका डिसेप्टिव नेम है, इस चीज से दोबारा जो है हम अलाउ नहीं होगा। तो मेरा और आपका दोनों का वक्त जाया होगा। क्यों ना कोई ऐसा नाम सजेस्ट करे जो इजीली अवेलेबल है। अब कोई नाम बताएं, किसी के ज़हन में है तो। सर ने नाम बताया, हम इसको करते हैं, तो हमें पता लगा ये फर्नीचर की है क्या। अब आपसे पूछा जाएगा आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं टेक्सटाइल करना चाह रहा हूं। अब फर्नीचर में तो नहीं उसने बनाने देनी ना, आप इसके साथ लगा लें प्रैक्टिका फ्रेंड्स फर्नीचर, वो कहेंगे आपने डिसेप्टिव यूज कर रहे हैं, आप उसका ब्रांड यूज करना चाह रहे हैं। इस तरह नहीं है, या तो इससे एनओसीज ले दें, या तो फिर आप लिख दें प्रैक्टिका टेक्सटाइल, और उसे बताएं कि ये एक जात है जो हर एक के साथ है, और मैं भी इसी जात में हूं, तो इसलिए मेरे लिए या उसके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बिजनेस भी उसी तरह अहमियत रखता है। आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। नाम को देख के जब हमने अपने क्लाइंट को बता दिया कि एक स्पेशलाइज्ड नाम होना चाहिए, तो उसका जो पहली स्टेज है, क्योंकि आपके पास मिनिमम 15 क्लाइंट कॉर्पोरेट के होंगे तो आप अलग से इंटरमीडिएट का पोर्टल ले सकेंगे, अदरवाइज आपको उनके ही यूजर आईडी बना के और वो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। कल के लेक्चर में हमने यूजर आईडी बनाने और उसकी डिटेल से चीजों को देख लिया था, मगर यूजर आईडी अवेलेबल ना होने की वजह से हम इसको ओपन करके नहीं देख सके। आज हमने जब ओपन किया है तो मुझे पता चला है कि इसमें मेरे पास 3 तरह की एक्टिविटीज है। पहली क्या है, मैं रिजर्व करवाऊं नाम। दूसरी क्या है, मैं इसको कंपनी को बनाऊं। इसका मतलब है क्या ये अलग कंसल्टेंसी है? बात समझ रहे हो? बिल्कुल ही ये एक एम्बिट है। जिस तरह भाई ने अभी नाम बताया है, उस नाम से रेलेवेंट जितने नाम है, टेक्सटाइल वगैरह सारा कुछ, मैं सारे रिजर्व करवा के रख लूं। उस नाम से जब नाम रिजर्व हुआ है तो फिर तो आप बना नहीं सकते। कंपनी तो नहीं आपको नजर आई, मगर आपको ये चीज तो नजर आ गया है कि यार ये नाम रिजर्व है। उन्हें पता था कि ये टेक्सटाइल के किसी ने बना लेनी है, उन्होंने वो भी कर, यानी एक क्लाइंट आया, अब उसको आप सर्विसेज ऐड ऑन कर रहे हैं। पहली सर्विसेज क्या थी, ये कंपनी बनाना, मगर जैसे ही आपने उसका एक यूनिक नेम देखा जो नेम अवेलेबिलिटी में उसके साथ कोई नाम मुंसलिक नहीं था, आपने कहा यार इस तरह करते हैं, हम सिर्फ इसको आपके नाम की हद तक नहीं, जो मैक्सिमम पॉसिबल है। आप आईपीओ में भी जा रहे हो ना, आईपीओ का शॉर्टकट तो ये भी अवेलेबल है ना। उधर जब मैं केस करूंगा और इधर तो कंपनी नहीं बनने देगी क्योंकि नेम रिजर्वेशन में पड़ी है, मगर इसकी रिजर्व करवाने की एक छोटी फीस है, वो पे करके हम नेम रिजर्व करवाएंगे। अगर नेम को देखें, आगे आगे कितनी देर तक सर रिजर्व रहेगा? सर इसकी फीस के हिसाब से मेरे ख्याल से पहले शुरू में 60 होते हैं, 30 साल तक होता है। ये टाइम पीरियड उसने आपको खुद ही लिख के बता देगा जितने टाइम के लिए होगा। जैसे ही हम नेम रिजर्व पे करेंगे तो हमारे पास परफॉर्मा खुल जाएगा, जिसके अंदर वो कहेगा आपने जो रिजर्व करवाना है, कंबाइंड नेम कंपनी भी इससे बना लेनी है कि सिर्फ रिजर्व करवाना, रिजर्वेशन ऑफ द नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ये 3 में से आपने क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें आपको कंपनी बनाना इतना आसान कर दी है। मैंने आपको बताया अगर आपने 1-2 कंपनी बनाई हो तो क्लाइंट आने पे आप उसे 2 दिन का टाइम दे सकते हैं।
और अब जो एसेंस है कोई भी क्लाइंट रिटेंशन का, उसे उस तरह पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप कह रहे हैं, जैसे कल भाई ने पूछा था, अगर आप उसे कहते हैं ये कंपनी 2 दिन में मैं इनकॉर्पोरेट करवा दूंगा, तो ये बड़ी बात है। अब अगर आप 2 दिन में कंपनी करवा रहे हैं और आप पहली ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या 2 दिन में हो जाएगी? आपने 1 दिन तो लगा दिया नेम रिजर्व कराने में। फिर आप क्या करेंगे, इसको करेंगे कि कंबाइन उसको करें ताकि मुझे पता चल सके कि ये किस तरह होना है। जैसे ही मैंने उसे कहा, उसने पूछा है कि आपने कौन सी कंपनी करनी है। आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है जो LLP है। इसके अंदर जो हमारे सर्विस सेक्टर है उस चीज को ममानत है कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, मगर लीज एक्ट के थ्रू, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू वो अपने आप को कॉर्पोरेट का दर्जा दे सकते हैं और लाइबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी आपने बनानी है, प्राइवेट बनानी है, सिंगल मेंबर में आपने उन्हें एजुकेट करना है कि मेन इधर अथॉरिटीज दो होंगी, एक कंपनी सेक्रेटरी और एक आप, जो आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी होंगे, आप डायरेक्टर भी होंगे, मगर आपके साथ एक और पर्सन होगा जो चीजों को, मीटिंग्स को लीड करेगा, और उसके लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होगा। जो तीसरा पर्सन है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दो से अगर मिनिमम 2 पर्सन होंगे तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकेंगे। उसके बाद हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो वेल एंड गुड। 42 की कंपनी अगर मैंने नॉन प्रॉफिट बनानी है तो वो इस तरफ भी आएंगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है अगर, जैसे डिफरेंट आपके पास आती है एसोसिएशंस, तो वो इसमें आएगी। अगर 45 की कंपनी बनानी है तो वो आपने कंपनी एक्ट में, ये भी नॉन प्रॉफिट ही की किस्म है, तो उधर आपने इधर क्लिक करना है। फॉरेन कंपनी बनानी है, यानी कंपनी के मेन बाहर की है, ऑपरेशन बाहर के है, सारी चीज वहां की है, हेलो, अस्सलाम इधर कोई वालेकुम। ब्रांच खोलनी एक्सक्यूज मी है, सर, उससे रेलेवेंट चीजें हैं तो एक्सक्यूज आपने मी। यहाँ ओपन करनी है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो कहती है आपने करना क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स बनानी है कि अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल करनी है। यानी आपके पास शेयर्स की हद तक लायबिलिटी रहे, या फिर कंपनी आपने इसी नेचर में ले जानी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। बहुत बिजनेसेस इस तरह के होते हैं जिसमें ट्रस्ट वर्दी होने के लिए आपने अनलिमिटेड को क्लिक करना पड़ता है कि यार हमारे पास जो आपका बिजनेस है वो सिक्योर है, चीजें हैं, मगर ज्यादातर आपके पास क्लाइंट्स लिमिटेड बाय शेयर्स की बात आएगी। आपको उसने पूरा ब्रीफ बताएगा कि क्या चीजें आपको चाहिए। स्टेप 1 में नेम रिजर्वेशन करेंगे, दूसरे में आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करेंगे। ये दोनों चीजें करेंगे और ये कंबाइन एक में भी अवेलेबल हो सकता है। क्या करना चाहिए, सूटेबल कंपनी नेम होना चाहिए, ये आपको पता है। अब ये MOA की क्लासेस भी शामिल है, सारी चीजें इकट्ठी बन रही हैं। वो कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्ट क्लास याद आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, हेड ऑफिस क्लास, ये उसके अंदर चले जाएगी। इंफॉर्मेशन आपसे वो इजी वे में लेना चाह रहे हैं, मगर उसके पीछे आपसे पूरा मेमोरेंडम भी बनवा रहे हैं। सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर, हु विल टेक दी, डायरेक्टर कौन होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर डिफाइंड इन AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और वो 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन मेरे ख्याल से 187 सेक्शन होता था जो पुराना एक्ट था, अब का मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले चला गया, अगर याद हो कुछ, इसको आपको देखना पड़ेगा। मगर अगर ना भी देखेंगे तो क्लाइंट को इससे गर्ज नहीं होता, क्योंकि उसे तो सेक्शन क्या, उसे तो प्रोसीजर से गर्ज होता है। इसलिए इस लेक्चर का मकसद भी ये है कि सेक्शन से बताने के बजाय उसे आप प्रोसीजर भी समझा लेंगे तो वो कायल हो जाएगा कि इसे बात का पता है। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, नॉन क्वालिफिकेशन उधर लिखी होंगी, उनको अगर आपने एक बार देखना है तो बड़ा ठीक रह जाएगा। अगर ना भी देखेंगे तो ज्यादातर डायरेक्टर एलिजिबल ही होते हैं। मसलन उसमें माइनर होगा, जो कोई अनसाउंड माइंड है वो निकल जाएगा, कोई कंपनी में शेयर होल्डर है या इस तरह करके 2-3 उसकी इरेगुलरिटीज है, उसको एक बार देखा जा सकता है।
उसके बाद आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसकी 5 क्लासेस उसने बता दी है। कंपनी नेम, लोकेशन, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होना चाहिए। वो कह रहा है इसका आपके पास 2 है, उसको अडॉप्ट कर लें या फिर आप अपना तहरीर करें। तो आपने इस चीजों को देख के उसके मुताबिक चलना है। ये फर्दर गाइडेंस अगर आपको इस पे भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इधर आपने उसका नेम प्रपोज करना है, उसकी अवेलेबिलिटी करनी है और इसका फॉर्म जमा हो जाना है। जैसे ही फॉर्म जमा हो जाना है उसके बाद आपकी कंपनी बननी शुरू होनी है। उधर देख लेते हैं अगर उसका कोई फॉर्म पड़ा हो हमारे पास। जी, जब आपने नेम रिजर्व करवा लिया तो उसके बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपने प्रपोज नेम कर लिया, उसकी उसने सिग्निफिकेंस पूछ ली, आपने उस सिग्निफिकेंस की बात लिखनी है। एप्लीकेंट नेम आपने सारा लिख दिया, उसका नंबर आ गया। सेक्टर कौन सा होगा, सोशल वेलफेयर है, ये किस तरह होगा, ये चेक करने के लिए ही बनाई हुई है। कंपनी की नेचर क्या होगी, कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये चीज को लाजमी देखें। ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा आपका। इधर हम ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा असल तौर पे कोर्स तो है कौन सा, टैक्स एडवाइजर का। तो इसका मतलब है इसका टैक्स से क्या ताल्लुक है। मेरा एनटीएन जनरेट करने के लिए मैंने आयरस का पोर्टल नहीं लगेगा, ये कंपनी है। एससीसीपी उसके साथ इनकॉर्पोरेट है, जो आप ईयर एंड इधर लिखेंगे उधर भी वो ईयर एंड होगा। आपने इन चीजों को देखना है। आप बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल आपने इन चीजों को अगर नहीं देखेंगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा और वो गलत हो जाएगा। उससे आपका टैक्स ईयर की डेटों के अंदर फर्क हो जाएगा। और अब टैक्स ईयर की डेटों का फर्क पड़ा तो उनकी रिटर्नों की डेटों का फर्क पड़ जाएगा और फिर आप पे वो सारे सेक्शन लग जाएंगे जो फाइलर और नॉन फाइलर के हैं, क्योंकि आपको तो डेट्स ही नहीं पता। सर ये टैक्स इसकी ईयर, कौन सी रिटर्न की डेट है, इसकी कौन सी रिटर्न की डेट है। सर ये फ्यूचर में टैक्स डेट ईयर चेंज एंड भी हो को सकती आपने है। लाजमी देना है। उसके बाद नेचुरल पर्सन होने चाहिए, 3 बंदे जो आपने अपॉइंट किए हैं उसको करें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने वो करना है, अटैच करना है कि अडॉप्ट करना है, वो बताना पड़ेगा। मेमोरेंडम की 5 क्लासेस आपको बतानी पड़ेगी, वो आपने साथ अटैच करना है, साइन कॉपी। उसके बाद अगर इसकी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो अटेस्टेड कॉपी चाहिए, क्योंकि बैंक में तो खुलवाना है, साथ ही क्लिक कर दें। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन साथ साथ अगर आप उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ चाहिए तो उसकी भी साथ साथ आपके पास आ जाएगी। डिटेल ऑफ ऑफिशियल नेचुरल पर्सन होंगे तो उसका क्या हिसाब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आपने ईओबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करानी है। अब ये फॉर्म अगर आपको याद हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यही नहीं था। जैसे ही ये सारे का सारा फॉर्म आएगा, ये सिग्नेचर होंगे इन सब पर्सन के जो आईडी कार्ड बनाए होंगे, तो इन बंदों के पास ईमेल के अंदर एक कोड गया होगा, उस कोड से आपने ये पिन में करना है और फिर फाइलिंग होगी। एक बंदा फाइलिंग कर रहा होगा, दूसरे बंदे उसको अप्रूव कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ है तो मेरा ये लगा हुआ है और बाकी मुझे कह रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए उन्हें नोटिफाई करें, ईमेल भेजें। जैसे मैं ये क्लिक करूंगा उन्हें ईमेल जाएगी कि इसको आप फॉर्म को अवेलेबल हो गया है, तो इसको क्लिक करें और ये पिन को कोड करें। जैसे ही मैं ये वाला फाइल करूंगा, ये सब्जेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफिसर के पास जाएगी। नेम तो पहले से रिजर्व हो चुका है। अगर मेरे बिजनेस की के अंदर, उसके लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इलीगल है, कि मैं कोई ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाह रहा, जिस तरह सर ने कहा है कि मेरी कंपनी पहले से इसी सेम बिजनेस में है या चीजें हैं और वो इस ऑफिसर की नजर में आ गई है, देखिए ये तो रेगुलेटरी अदारा है ना। आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे, उसका नाम भी बड़ा था, सारी चीजें थी, और सेम बिजनेस से आपने कंपनी बना रहे हैं और आपका ताल्लुक उसे है कोई नहीं। ये मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक सईद गनी का केस था, तो उसके अंदर उसने इंडिविजुअल नाम से किया और एक ने कंपनी बना के अपने से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अब उससे क्या होगा,
कि एक बंदे ने ब्रांड बनाने पे फोकस नहीं किया मगर बिजनेस पे फोकस किया, मगर जिस बंदे ने उसको ब्रांड अडॉप्ट कर लिया वो तो फिर बात उस तरफ चले जाएगी ना। इसलिए ये चीजें जो हैं आपने देखनी है, क्लाइंट को इस चीज में अवेयर करना है कि आपने सिर्फ बिजनेस को नहीं, अपने बिजनेस को सिक्योर कैसे लेके चले। हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से उनकी आपस में सुनाई हुई थी और क्या होना था। अगर ये हो कि सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा है, अगर उसने आईपीओ में अपना रजिस्टर कराया और दूसरा बंदा कंपनी बना लेता है उसी नाम से, फिर क्या होता है? सर अब क्वेश्चन ये है कि आईपीओ के पास आएगा, देखें ब्रांड का हक किसका है, वो तो आईपीओ का है। अगर कंपनी उसने बना दी है तो कंपनी के अगेंस्ट वो कहेगा कि इसका नाम तब्दील करो। अक्सर एससीसीपी को मैसेज जाते हैं, चीजें जाती हैं कि आपने जिस नाम से कंपनी बनाई है वो काम ऑलरेडी आईपीओ में रजिस्टर्ड था, ये चीजें थी। इसलिए अब आईपीओ के, ये कंपनी के बंदे के पास आईपीओ की भी इंफॉर्मेशन आती है कि वो उसको देख के बिजनेस को अलाउ करे। इसलिए अब वो चीजें जो है उसके पास डेटाबेस ज्यादा हो गया, चीजें इंटीग्रेटेड हो गई है। अगर हो जाए तो आईपीओ के थ्रू उसे नोटिस भेजें, उसे के नाम चेंज करो, क्योंकि आईपीओ के थ्रू बन गया। अगर आपको भी नहीं पता, वो बिजनेस कर रहा है, वो अपना कर रहा है, आप अपना कर रहे हैं और दोनों इंटरनेशनल लेवल पे चले गए हैं, तो फिर देखेंगे अब किसके पास ज्यादा राइट है, किसने ब्रांडिंग की तरफ। ये तो कंपनी का नाम है ना, सिर्फ वो तो ब्रांड का नाम था ना, उसने तो आईपीओ में रजिस्टर्ड करवाया। स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया कि इस चीज को पावर दी जा सके। रिव्यू फॉर्म एक बार आप जरूर देख सकेंगे कि ये कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, उसको वो दें अपने तौर पे, कॉपी क्लाइंट से लें साइन करवा के कि उसने सारी चीजों को देख लिया। जैसे ही आपकी ये कंपनी मार्ज़े वजूद में आ जाएगी तो आपके पास जिम्मेदारी सिर्फ क्या रह जाएगी? सर इसमें हमने वो जो आपने जिक्र किया डेट देखे थे, तो यहाँ पे हम जो डेट दे देंगे एससीसीपी उसके मुताबिक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर देखें या जो रूल रेगुलेशन चल रहा है उसके मुताबिक। सर एससीसीपी को देखने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर तो एफबीआर देखेगी ना। हाँ, अब एफबीआर ने आपको डेटें बताई हुई हैं, आप कह रहे हैं मेरी ये डेटें नहीं, मैंने अपनी डेट ही लिख ली है, बात समझ रहे हैं ना। तो फिर हम इनकम भी तो अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। देखिए कानून तो मौजूद है ना, चलना तो कानून के मुताबिक है, हमारी मर्जी तो नहीं चलनी। और यही हमने, क्लाइंट भी हमारे पास क्यों आया, अदरवाइज तो टेलर कराने के लिए हमारे पास आए ना, यार मेरा दिल ये करता है ये कर दो, इस तरह थोड़ी है। हमने, मेरी अहमियत क्यों है उसके लिए, मैं उसकी एडवोकेसी के लिए बैठा हूं और उसे गाइड करने के लिए बैठा हूं कि यार ये फाइनेंशियल ईयर आपको मिल नहीं सकता। वो आपको जिद करे कि नहीं यार मुझे ना, मैंने जाना होता है बाहर के मुल्क में, तो गर्मियां मैं नहीं इधर गुजारता, आप इस तरह करो मेरा फाइनेंशियल ईयर ना दिसंबर रख लो क्योंकि वो ठीक रहता है, और ये जो गर्मियां मैं ज्यादातर अमेरिका में होता हूँ। तो आप ये तो रीजन नहीं एफबीआर को दे सकते, एससीसीपी को नहीं दे सकते। एससीसीपी से अक्सर ये चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल ईयर एंड जो है उनको फिर करेक्ट करवाते देखा है कि वो करेक्ट करवाने पड़े हैं और चीजों के अंदर। अमूमन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड चीजें हैं वो सीजनल बेस होती हैं। हाँ जी, सवाल यही है ना, मगर आप उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे, बल्कि जो एक कानून में लिखा हुआ है कि ईयर एंड किस किस चीज का है, उसके उन्होंने बताया है कि राइस हस्किंग का बिजनेस होगा, उसका ये बिजनेस इस टाइप में होगा, दूसरे का ये ईयर एंड होगा, तीसरे का ये होगा, उन्होंने बताया है। कुछ स्पेशल टैक्स ईयर है, कुछ दूसरे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में लास्ट में देखेंगे। 3 चीजें उसने कहा है, रिजर्व कंपनी का नाम कर लिया, दूसरी कंसल्टेंसी क्या आ गई, कंपनी स्टार्ट कर ली, तीसरी कंसल्टेंसी क्या आ गई, कंप्लायंस। आपके पास कंपनी आ गई, उसको आपने प्रोसीड किया, उसने कहा कि अब ये प्रोसेस है जो सारे के सारे आपने परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर से मेन फॉर्म 9 ही होगा, एनुअल फाइलिंग के आपके ऑडिटर कौन होंगे, आपके डायरेक्टर कौन होंगे, और डायरेक्टर इलेक्शन की बात करेगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड उसकी इंफॉर्मेशन होगी और अलहदा से वो एक सारा सिस्टम होगा। उसने शेयर्स करने हैं, सर्कुलर इशू होगा कि इसकी बेस पे उसके शेयर इशू, डिवीजन होगी, कंसोलिडेशन होगी, ये प्योर कॉर्पोरेट के होगी, इसकी अलहदा से एक स्पेशलाइजेशन होती है। मगर बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहली चीज
नेम रिजर्व करवा के उसे कहेंगे अगर आपके पास कंपनी जो है वो बनाने के पैसे हैं, चीजें हैं, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है, एक आइडिया सोचा है, तो नेम रिजर्व करवा के रख लो। आप पूछेंगे इस चीज के पीछे आपका क्या माइंड है कि आप इस तरह क्यों कह रहे हैं। इसके लिए एक इसको लाजमी सारे कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। मैं चाहूंगा साथ साथ ही आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। सेक्शन 39 एक चीज बताता है, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो लिटिगेशन के दौरान आपको इस सेक्शन से अक्सर नोटिस आए करेंगे। थ्री 9 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? जी सर, आवाजें बुलंद पड़े सर। ये 3 क्या कहता है, जरा पढ़े। Subject to subsection 4, any amount received as loan, advance, deposit for issuance of shares or gift by a person in a tax year from another person not being a banking company or financial institution otherwise than by a cross-check drawn on a bank or through a banking channel or through digital means as defined in section 2 from a person holding a national tax number shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other sources for the tax year in which it was received. Subsection 3 shall बस, not बस, apply to any बस इधर मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा 50 लाख की ना मेरा शेयर कैपिटल लिख दो, जिसको मैंने डिवाइड किया है। मेरे ये 5-10 डायरेक्टर हैं और हम इनको आपस में ना 10-10 लाख देंगे। ठीक है, ये 5 डायरेक्टर ने 10-10 लाख देंगे, मेरा 50 लाख का कैपिटल लिख दो। कंपनी का नाम तजवीज करने में 2 ओपिनियन आ गई, 3 डायरेक्टर एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ आ गए। वो कहते हैं यार आप अपनी बना लो। मुझे उन्होंने आपस में बताया नहीं और मैंने वो 5 की कंपनियां बना के और उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया और क्लिक कर दिया और सब कुछ कर दिया इंटरमीडियरी के थ्रू। जब कंपनी बनी 3 की तरफ से शेयर कैपिटल ही नहीं आया। अब ईयर एंड पे उसने कहा कि अनपेड शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। अब उसको या तो मैं कैश में डालूंगा तो मेरे पे क्या इंप्लीकेशन आ जाएगी। और इसका मतलब है मैंने पहले साल कंपनी बनाई और 30 लाख अपनी इनकम बना ली और अभी तक सेल भी 0। और 30 लाख की इंप्लीकेशन क्या होगी, आप कंपनी में हैं तो आपका टैक्स रेट क्या होगा, 29%। 30 लाख का 29% कितना हुआ, गिन के बता दें। और मुझे आप ये बताएं इसमें कसूर किसका है? 8,70,000। बात समझ रहे हैं? अगर एक वकील, एक एडवोकेट, एक कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को ये नहीं बता पा रहा कि आप पे इंप्लीकेशन क्या है, उसने उसकी कंपनी पहले दिन बना दी, उसने कहा 10 करोड़ डाल दो। अक्सर मैंने ये भी केसेस देखे हैं, यार इसका ना 3.5 करोड़ कर दो, मेरे बिजनेस का कैपिटल मिनिमम रनिंग बिजनेस इतने का। उसे कहो यार शेयर कैपिटल बाद में इशू कर लेना, पहले कंपनी बना लो, 5 लाख कर लो, 3 लाख कर लो, ये जमा जरूर करवा देना। और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, वो क्या कह रहा है, बैंकिंग चैनल और थ्रू डिजिटल मीन्स, आपने पर्सनल बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में बैंक में पैसे आने चाहिए। अगर ये कैश में आते हैं तो इस बंदे की इनकम होगा। वो बंदा कौन है, कंपनी है। और ये बहुत एक आसान टैक्स है लगाने का तरीका है, जिसका कोई भी वे आउट नहीं है कि आप क्या किया जा सकता है। उसकी इनकम तो बनेगी, बिजनेस उसने किया नहीं है।
बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट आपके पास अब रोल आगे कंपनी के सिलसिले में 3। नेम रिजर्व करवाएं, उससे पूछें पैसे जमा करा सकते हो, जितने करा सकते हो उतने का कैपिटल रख के। अब कैपिटल की आप बात करेंगे कि कंपनी की फर्दर क्यों नहीं हो सकता। जब आपने जितना कैपिटल करवाए, देखे कंपनी एक आर्टिफिशियल बंदे को रेगुलेट कर रही है और आर्टिफिशियल बंदा हर कुछ कर सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल के पीछे 10-15 नेशनल पर्सन खड़े हैं। उसके कैपिटल का भी इशू नहीं, उसने सबसे लेना और क्लब हो जाना। अब आपने जब कंपनी के खर्चे बताने हैं, अपनी फीस तो आपको डिसाइड करेंगे। जो इसका खर्चा होगा वो छोटी मोटी बैंक की फीसों के अलावा जो मेजर खर्चा होगा वो आपने इधर कैलकुलेशन करनी है। ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन डबल होगा, ऑनलाइन सिंगल होगा। अब अगर 50 लाख की बात करूं, 47,000 में बनेगी जो उसका शेयर कैपिटल की एससीसीपी की फीस है। और अगर यही मैं ऑफलाइन कर दूं तो 52 में है। ज्यादा फीस की है, पहले डबल थी, अब थोड़ी सी उन्होंने मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन इस तरह की है कि वो इस तरह हो रही है। यानी आपने उसको एक एस्टीमेट बताना है, नेम रिजर्वेशन के लिए नेम अवेलेबिलिटी, उसके बाद आपने उसकी फीस बतानी है अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये जब मैंने इस पे तहरीर किया था तो क्या लिखा था, नॉमिनल शेयर कैपिटल वैल्यू। इसका मतलब है कोई और कैपिटल भी है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल इज द कैपेसिटी, कि एक कंपनी अपनी कैपेसिटी बताए कि वो किस हद तक कैपिटल इशू करेगी। उस कैपेसिटी में उसने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली है, उसको हम कहते हैं पेड अप। फीस आपको पढ़नी है नॉमिनल शेयर कैपिटल बढ़ाने की। एक कंपनी ने 5 करोड़ का नॉमिनल रख के अपनी फीसें पे कर दी हैं, मगर उसका बिजनेस जो है ज्यादातर लोन में चल गया है। यानी उसने 4,28,703 रुपए शुरू में पे कर दी है, मगर उसने अपना काम 50 लाख से चला लिया है, बाकी अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा। वो अपनी ओवर द लाइफ कभी भी शेयर इशू कर सकती है विदाउट पेइंग एनी फर्दर फी। सर डिपेंड वेरी करते जाते हैं, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाता है ये स्लैब। और जब आपने सेकंड स्टेज पे किया है, फर्स्ट स्टेज पे अगर आप कैपिटल ज्यादा रखेंगे उसकी फीस कम होगी, सेकंड स्टेज में इशुएंस में आपकी फीस भी ज्यादा होगी। यानी आपने अगर उसको मुस्तकबिल करीब में बढ़ाना है तो फिर एट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बढ़ाएं, मगर जितना आपने बढ़ाया उतने पैसे भी जमा कराएं बैंक में। ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है ड्यूरिंग योर कंसल्टेंसी के। जब जैसे ही बंदा आपके पास आए उसने कहा ये 3-4 जो यार्ड स्टिक है आपने इसको जरूर फॉलो करके चीजों को आगे लेके चलना है। सर ऑफलाइन का मतलब कैश पेमेंट है? ऑफलाइन से मुराद ये है कि आपने जो फॉर्म्स है जो एससीसीपी में अवेलेबल हैं उन सबको मैन्युअली भर के, हाथ से भर के, और सिग्नेचर भी हाथ से करके देनी है। ओके सर। आपके पास डॉक्यूमेंट्स उधर जमा करवाने के 2 मेथड है। एक ऑफलाइन है जो आपको एससीसीपी के रसीद के साथ उधर मैन्युअली जमा करते हैं, और एक जो है ऑनलाइन आपके पास लीप का प्रोफाइल है। जो आपने लीप सर्विसेज से करेंगे उसको ऑनलाइन करेंगे, जिस तरह अभी मैंने इनकॉर्पोरेट करवाया। आप इसकी बजाय अगर वही फॉर्म ऑफलाइन लेके और उसको फिल करके दे, अब ये एससीसीपी फॉर्म्स आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये फॉर्म अगर आपने मैन्युअली जमा करवाने हैं तो ये आपकी, ये देखिए ये वाला फॉर्म है। इस तरह जो आपने ऑनलाइन करे हैं, मगर ऑनलाइन को ही प्रमोट कीजिएगा
क्योंकि अब जो सिस्टम है वो डिजिटलाइजेशन का है, मैनुअली करेंगे, मैनुअली का एक बड़ा और सिलसिला हो जाता है, उससे आप कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ये 2 दिनों में बनेगी, 4 दिनों में बनेगी कि 8 दिनों में बनेगी। इसलिए बजाय कि हम इस चक्रों में पढ़ने के, हमें चाहिए कि हम इसकी ऑनलाइन ही की तरफ प्रमोट करें और उन्हें कम से कम टाइम के लिए उसे करें कि हमारी कंपाइलेशन होगी। फीस के लिए एमसीबी बैंक उन्होंने रखे हैं कि आपने जोन सी ब्रांच में जाके जमा करवाना है, आपने उस ब्रांच का नाम लिखना है और उधर आपने बताना है कि ये ब्रांच है, उधर क्लिक करना है और फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको ऑनलाइन जमा करा दें या ब्रांच में जाके जमा करवा दें, हो जाती। वो तो जैसे मर्जी कर लें, मगर कह रहे हैं मैं मैनुअली जमा कराना चाह रहा हूँ, तो फिर आपने ब्रांच बता के उस ब्रांच में जाके जमा करवा ले, फिर उसकी ब्रांच का चलान निकलेगा, वही फॉर्म होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट करना है या अपना बनाना है, जिस तरह आपने लेके चलना है। उधर आपको टिक करते सार माइंड में समझ आ जाती है गलती नहीं है, इधर करने के लिए आप चाहे चारों कर दें, आपने कहा यार ये क्या है, ये चलो ये भी करना था, ये भी करना था, जैसी वहां आप एक टिक करेंगे बाकी डिसेबल हो जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन में आपको एक पूरी गाइडेंस भी मिलती जाती है कि किस तरह आपके पास वो चीजें अवेलेबल है। मगर जो बाज बंदे अगर मैनुअल से सहमत होंगे वो फिर मैनुअल ही की तरफ जाएंगे, मगर रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होगी। जैसे ये 3 चीजें पूरी होंगी, डायरेक्टर्स को एक ईमेल चले जाएगी और एक मोबाइल पे मैसेज चले जाएगा, जो इधर बताया जाएगा कि मेन मैनेजिंग वो है, सीईओ है, उसको चले जाएगा कंपनी का यूजर आईडी और पासवर्ड। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा रिवाइज कर लें, यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन आ गया और उसका हमने एंटीजन जनरेट कर लिया। आप कहेंगे हमने तो कंपनी नहीं जनरेट की, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल पर्सन बनाया उन्होंने उसको एंटीजन भी कर दिया। वो दौर पुराना था जब हम कंपनी बना के एससीसीपी का डॉक्यूमेंट लेके आगे जाते थे, अब वो वाला दौर खत्म हो गया। ये मेरे ख्याल से हर बंदा बना सकता है, इसको तो बना लेना चाहिए। ये रिहर्सल ही करवाने लगा हूं, जो कल की क्लास थी इसके अंदर जैसे ही वो बंदा कहता है कि कंपनी की रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, कल नीचे से ऊपर गया था, आज ऊपर से नीचे आया, वो कह रहे यार मैं विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हो सकता। उसने कहा मुझसे इस तरह बैंक नहीं चलने, मुझसे टर्नओवर टैक्स पहले दिन से नहीं दिया जाना। सर ये 3 सवाल जो है इसको आपने अपने ज़हन नशीन कर लेना है। उसने कहना है कि मुझे कंपनी, जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन होना है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, आपसे पूछना है कि मैं एओपी में बिजनेस करूं कंपनी में, तो आपका माइंड मेकअप क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, विद होल्डिंग एजेंट फ्रॉम द डे फर्स्ट। एक बंदा कहता है मेरी इंपोर्ट है, मेरे पर लगती नहीं है, विद होल्डिंग एक पूरे रूल्स है। जब आपके नहीं विद होल्डिंग एजेंट पहले दिन बन जाए, वो कहता है मेरे पे विद होल्डिंग नहीं लगती क्योंकि मैं इंपोर्टर हूं। इंपोर्ट पे विद होल्डिंग जो है वो तो लगनी है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो, या मैं ऐसी चीज परचेज कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टर हूं जहां विद होल्डिंग है नहीं है। तो उन्हें क्या आपके लिए दोनों चीजें सेम है चाहे आप कंपनी में जाए। अगला क्वेश्चन, मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स कंपनी का फ्रॉम द डे फर्स्ट है, एओपी और इंडिविजुअल का 10 करोड़ से ऊपर है। वो कहता है मेरा ऑलरेडी बिजनेस इतना एस्टेब्लिश है कि मैं डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, 10 करोड़ तो मेरे लिए है ही नहीं, मैंने जैको की फ्रेंचाइज खरीदी है, ये तो मेरी 100 गाड़ियों से पूरा हो जाना है। 100 गाड़ियां भी नहीं, मेरे ख्याल से 10 गाड़ियों से पूरा होगा। 10 गाड़ियों से तो मेरे वो हो जाना है, और मैंने 10 का बिजनेस तो पूरे साल में नहीं करना ना।
आपने कहना है ठीक है, इसका मतलब है आपका बिजनेस एओपी या उसमें करें तो कोई मसला नहीं। आप बताएं कि आपके कस्टमर किस चीज पे ज्यादा रिलाई करते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो आपने क्वेश्चन करना है वो ये करना है कि वो कहेगा मुझे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपने ये नहीं कहना कि एओपी बना लो, आपने सवाल करना है मैन्युफैक्चरिंग भी हो कि नहीं हो। उसने कहा हाँ जी मैं मैन्युफैक्चरिंग भी हो। उन्होंने कहा फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे तो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? अगर आपके जो सप्लायर्स हैं जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं, जिनको आप माल दे रहे हैं, वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो उन्होंने परचेजिंग करते वक्त विद होल्ड करना है आपसे। और ये विद होल्डिंग जो है उस सूरत के अंदर ही बच सकती है, एडजस्टेबल हो सकती है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं कर रहे तो आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं होगे, और विद होल्डिंग एजेंट वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगे तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर भी बिजनेस आपके दोनों में बराबर है, चाहे आप कंपनी में बिजनेस करें या एओपी में करें, दोनों में बिजनेस बराबर होगा। इसका अगर सबसे थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक आ जाता है, कहते हैं मेरा दोनों में बराबर है। अब कंपनी जब आपने इनिशिएट की तो मुझे ये बताएं कि मुझे कितने ऐसे बंदे मिलेंगे जो मुझे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट पे माल दे देंगे। और कोई भी कंपनी, वो सर्विस सेक्टर है, तो मैंने क्रॉकरी खरीदनी है, मैंने वो चीज खरीदनी है, रेस्टोरेंट बनाना है, मैंने उसके लिए चीजें इकट्ठी करनी है, तो एक बहुत बड़ा कैपिटल दरकार होता है, और वो सारे का सारा सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग हो जाए बीइंग अ कंपनी। अब आपने देखना है कि इतनी पेमेंटें मैं कर रहा हूं और वो विद होल्डिंग के बगैर हो जाएगी, तो उसका क्या इंपैक्ट है? वो 11% पे अगर आपको पड़ेगा तो आपने लाजमी कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्करेज ही होगा, अनलेस कि आपने कंपनी उस बंदे के लिए ठीक होगी जो पहले से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा होगा, क्योंकि उससे बंदे जब माल खरीदेंगे उस पर टैक्स कट रहा है, इसको टैक्स बचाना होगा। उसने जो इनवाइसेस लेनी है वो इसको टैक्स इनवाइसेस दे रही होंगी, और वो इनवाइसेस पे तो इसका काम चलना है। अब एक बंदे को इनवाइसें मिल रही हैं, उसने उसके एनटीएन पे डाल देनी है, चाहे वो ले या ना ले। तो अब क्वेश्चन ये है, उसे उठानी तो पड़ेगी। कंपनी में अगर उसने वो उठाई तो उसको विद होल्डिंग टैक्स पड़ जाएगा। इंडिविजुअल्स में वो उठाएगा तो उसको वो आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप विद होल्डिंग एजेंट उस वक्त होंगे जब आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर जाना है। इसलिए इंडिविजुअल्स और एओपी में अगर एक बंदा स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है और पहले से एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो इट इज रिकमेंडेड अप्रोच कि उसको आप एओपी में करवाएं। इंडिविजुअल में जरा सेल टैक्स को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि सेल टैक्स या पर्सनल नाम पे आ जाए तो उसमें आप मल्टीपल सेल टैक्स नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है सेल टैक्स नंबर एक रहेगा, चाहे आप 8 बिजनेस करें। तो मुझे ये बताएं, एक बंदा रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, साथ वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है, तो टेक्सटाइल रियल एस्टेट भी तो एक हिसाब से उसी बिजनेस के तराजू में से निकल रही है। कोई परचेजिंग, कोई चीज सेल टैक्स रजिस्टर्ड तो आप है ना, उसकी विद होल्डिंग तो आपने करनी है ना, चीजों की करनी है, चाहे आप उस बिजनेस में लगा रहे हैं जो लायबल टू सेल टैक्स नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल्स के लिए रिकमेंडेड अप्रोच सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एओपी है। स्टार्टअप बिजनेस है, एओपी में रजिस्टर्ड करवाएं। वो कहता है एक और बिजनेस करना है, एक और एओपी बनवा ले। तीसरा कहता है एक और बना ले। एओपी का तो वो इशू नहीं ना, जितनी मर्जी मल्टीपल करते जाए, हर बिजनेस का सेल टैक्स नंबर अलग होगा, चीजें अलग होंगी। अगर उसको सेल टैक्स में नहीं करना ना करें, करना है कर ले। इसलिए आपने जब ये आइडेंटिफाई करना है कि विच पर्सन इज सूटेबल फॉर माय क्लाइंट, आपके पास 3 से 4 सवाल होंगे जिसके अंदर विद होल्डिंग, टर्नओवर टैक्स, और कौन से थे, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। ये 3 क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जिनके लिए आपको पूछना पड़ेगा। अगर ये 3 फैक्टर पे वो कह रहा है
कि मेरे लिए कंपनी सूटेबल है, तो आप कंपनी में आए, नेम रिजर्व करें। अब जिसने ये 3 स्टेप अबूर कर लिए हैं उसके लिए शेयर कैपिटल इजी रह जाता है। मगर अगर आपने ये 3 सवाल उससे नहीं पूछे तो उसके लिए तो कंपनी इसी तरह है जैसे इंडिविजुअल बिजनेस है, यार मेरी कंपनी बना दो। अब आप पूछेंगे यार मेरा कंपनी का क्लाइंट आ रहा था, आप मुझे इंडिविजुअल बिजनेस करवा दिए, मुझे एनडीएल बनाने के तो 5,000 मिल रहे हैं और कंपनी बनाने के तो मैं मिनिमम 40,000 लेता, आप मेरा 35,000 का नुकसान करवा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से अगर कोई फाइवर पे काम कर रहा हो तो आपने महसूस किया होगा, वो आपको क्या कहता है कि रिपीटेड क्लाइंट जो है वो ज्यादा अप्रिशिएटेड होते हैं। ये 40 आपको वन टाइम मिलना था और उसके बाद शायद उसने कंपनी की फाइलिंग भी नहीं थी करनी। इसके बरक्स जो आपने इंडिविजुअल बनाया है उसने आपके लिए सारा कुछ ही करवाएगा, मगर वक्त के साथ साथ बड़ा होगा, चीजों को लेके चलेगा। क्योंकि कंपनी बना के तो इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना फिक्स कैपिटल कैसे पहले खरीदेगा, वो विदहेल्ड करेगा और 9% पे पहले तो वो 11% पे परचेज करेगा, उसकी विद होल्डिंग करे। उसने यही कहना यार कर दो फिर बिजनेस बंद। इंडिविजुअल में तो वो चलता रहेगा ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा पोर्टफोलियो है, ये हमारे वेबसाइट है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये फेडरल में नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट को पंजाब वाले डील करते हैं। ये कहता है कि जब आपने बिजनेस करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जो लॉगिन है अपना बना ले और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर दे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक चेतावनी देगा कि आपने एफबीआर की तरफ जाना है, सोल प्रोप्राइटर बनना है तो उधर जाके बनाए, नहीं तो आपने अगर कंपनी की तरफ जाना है तो उधर चले जाए, मेरे पास ना आए। आप कह रहे हैं नहीं, आप ही वह डिपार्टमेंट है जहां से मुझे चीजें अवेलेबल होनी है। उसके बाद ये आपको कल भी दिखाया था, अगेन थोड़ा रिवाइज करने के लिए। सर एक स्टेप फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। हाँ असल तौर पे ना एक बार जब हम क्लास पढ़ा रहे तो वो ना रिवीजन क्लास एक थी, वो पूरे शाम को ना बैठे तो उन्होंने कहा सर किसी को बात पूछनी, उनके सर जो आज पढ़ाया उसे रिवाइज कर तो ना आज वो मुझे लग रहा है रिवाइज कराने पड़ेगी। सर हमने जब एक बिजनेस क्लाइंट आना है तो हमने उससे पूछना है जो 3 सवाल मैंने आपसे कहा, उसके बाद हमने उसका बिजनेस डिसाइड करना है। आइदर ही विल गो फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप, या फिर कंपनी। अगर वो कहता है मैंने कंपनी में बनानी है तो हमने पहले वाला काम करना है, लीप में जाना है। लीप इज द डेरिवेटिव ऑफ एससीसीपी। आपने जब उसका वो भी देखा होगा तो उसके अंदर लीप पे आपको लिखा होगा कि एससीसीपी के leap.scCP, और एससीसीपी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कॉर्पोरेशन के साथ करता है, ये कॉर्पोरेट लॉ को डील करता है। और कॉर्पोरेट लॉ जो पाकिस्तान के अंदर है वो है कंपनीज एक्ट 2017, ये इसके तहत सारे फॉर्म्स हैं और सारी चीजें हैं, ये उसको डील करता है। वहां जब हम जाएंगे तो हमें 3 तरह की टैक्स फैसिलिटीज जो हमने उसको परफॉर्म करनी है। जो टैक्स एडवाइजर है हम उसकी कंपनी का, किसी और बिजनेस का नहीं, कंपनी का नाम रिजर्व करेंगे, उसकी बनाएंगे या उसकी रेगुलर एनुअल फाइलिंग किया करेंगे, जो फॉर्म 9 और दूसरे जो फॉर्म्स हैं जिसमें अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टर इलेक्शन होगा, वो चीजें होंगी, उसको करेंगे। इसमें सारा कुछ जो भी होगा वो कंपनी एक सेपरेट पर्सन होगी, उसका हम अलहदा फीस चार्ज करेंगे और इंडिविजुअल की रिटर्न को अलहदा करेंगे। मगर एओपी का अपने डायरेक्टर की पर्सनल रिटर्न के साथ ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ उतना ही होगा कि वो उधर का एक एम्प्लॉई है। अगर वो पैसे ले रहा है उधर से इनकम तो आएगी ना सर, कंपनी है, कोई कोई कंपनी है, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा अदर देन एम्प्लॉई। अब आप कहेंगे वो कंपनी उसने होल्ड की हुई है, आप एम्प्लॉई बना रहे हैं उसका, तो आपने सेक्शन 2 को देखना है, आपने एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉई कौन कौन है। एम्प्लॉयमेंट कौन है? डायरेक्टरशिप और एनी, बात समझे, चाहे वो कहे कि मैं कंपनी चलाता हूं, मगर आपके माइंड में वो कौन है?
क्योंकि आप टैक्स एडवाइजर हैं। हम उसके कौन सा कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रहे हैं जिसमें हमने उसको डायरेक्टर बनाना है, ये करना वो करना। हम तो टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारी नज़र में वो उधर का एक एम्प्लॉई है। इसका मतलब है अगर डायरेक्टर रेम्युनरेशन के अंदर कोई चीज़ डली हुई है तो आपने उससे इंक्वायर करना है ऑडिटेड अकाउंट्स में कि ये आपको है कि किसी और को है। अगर ये आपको है तो आपने उसकी सैलरी इनकम में डिक्लेयर करके और वो चीज़ें करनी है। अगर उसकी 55,000 रेम्युनरेशन होगी तो उसको टैक्स फ्री कैसे करेंगे? सर चीजें उधर पे रजिस्टर्ड हो रही है, इधर पे रजिस्टर्ड हो रही है। सब में इसी तरह ना। थोड़ा सा और इसको क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? चले मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ईओपी में और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? एलएलपी में क्या डिफरेंस है? वो भी तो पार्टनरशिप है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ईओपी में और एलएलपी में क्या फर्क है। सर सबसे पहले जो मामले वजूद में आई, जो सॉलोमन केस था हमारा, जिसकी बेस पे एडवोकेट कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं तो हमें एक पहली इब्तदा जब करते हैं तो सेपरेट आइडेंटिटी का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट बेल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस केस के मुताबिक पढ़ते हैं, उसको डिफाइन किया जाए तो वो एक मेरे ख्याल से मोची था, उसने लोन लिया हुआ था बंदों से, डिवेंचर इशू किए हुए थे, डिवेंचर इशू किए हुए थे और कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट। कंपनी के पास अपने क्रेडिटर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। अब जब इंसॉल्वेंट हुई तो कोर्ट ने कहा इसकी इंसॉल्वेंसी के अगेंस्ट अब जो क्रेडिटर है इन सबको बुलाया जाए और इनके पैसे दिया जाए क्योंकि कंपनी के पास तो नहीं। उन्होंने देखा कि लाइन के अंदर सबसे आगे तो वो खुद खड़ा है। उसने कहा यार इससे तो पैसे लेने हैं और यही मेरे पास आके अगर इसे ही पैसे दे देने हैं तो फिर सानू ना क्रेडिटर बनाओ। बात समझ रहे हैं ना कि यानी आप पूछ रहे हैं नवाज शरीफ से, आप सियासतदानों से पूछ रहे हैं कि यार असी तुहाडे को पैसे लेने हैं, वो कह रहे हैं हमने पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी है, आप हमारे कर्जदार हो। आप कह रहे हैं नहीं 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 साढ़े टैक्स दे पैसे तुसी लैके। बात समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं इसको इस तरह ना देखो, सेपरेट एंटिटी है, हमारा आपका तल्लक अलग है, हमारा गवर्नमेंट के साथ तल्लक अलग है। यानी सॉलोमन का तल्लक कंपनी के साथ अलग है, वो मैनेजमेंट तो है मगर वो उसका एक टैक्स की नजर में इंप्लाई है, दूसरी शक्ल के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर है जो कॉर्पोरेट लॉ में। उसकी कंपनी की लायबिलिटी है, मेरी नहीं। बात समझ रहे हैं? कंपनी की लायबिलिटी है, सॉलोमन की नहीं। उसने अपने डिवेंचर इशू किए थे जो सिक्योर्ड थे, उनका प्रेफरेंस राइट था कि वो कंपनी के पैसों में से पहले अपने पैसे ले फिर आम बंदे ले। बात समझ रहे? यानी कंपनी का जब मैं कंसेप्ट लेके आऊंगा तो उधर एक लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट लेके आऊंगा। क्लास की नोयत वैसे इंटायर चेंज हो गई है, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट का कंसेप्ट है मगर वो समझेंगे तो इस तरफ आएंगे। यानी जब आपने कॉर्पोरेशन की तरफ जाना है तो लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाना है। लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाना है इसका मतलब है आपका बिजनेस ऑलरेडी इस नेचर का है कि उसे सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग होना चाहिए, उसे सब्जेक्ट टू टर्नओवर टैक्स होना चाहिए, उसमें जो पैसे गए हैं बैंक के थ्रू होने चाहिए। ये सारे जो इस पे रूल रेगुलेशन है ये लगाने की वजह इसलिए है क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है और उसको सिक्योर करना जरूरी है कि उससे जो लेन देन कर रहा है, उसके साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो बंदा अपना बिजनेस ना समझे। मैं इंडिविजुअल उसका नहीं चला रहा, कंपनी अपने आप को खुद चला रही है। कंपनी ने मुझे शर्फ बख्शा है कि मैं उसकी मैनेजमेंट कर रहा हूं। यानी ये पाकिस्तान की में है कि उन्होंने मुसल्लत किए हैं, वो अपनी खुशी से नहीं आते, पाकिस्तान चाहता है तो लेके आता है। इसलिए पाकिस्तान की लायबिलिटी पाकिस्तान पे है और आम आवाम पे है। इसी तरह कंपनी की लायबिलिटी कंपनी पे है और उसके शेयर होल्डर पे है, वो उसके डायरेक्टर्स की नहीं है, वो उसकी मैनेजमेंट की नहीं है। इसलिए जब हम कंपनी की बात करेंगे उस पर हर चीज इसी तरह रेगुलेट करके लगाएंगे कि जैसे वो एक बिल्कुल सेपरेट पर्सन है और उसको सिक्योर भी किया जाएगा
और उस पर कानून भी सख्त लगाए जाएंगे। मेरे तीनों क्वेश्चन उसी के मुतालिक हैं जब आपने क्लाइंट को सिलेक्शन करवाना है कि आपने ये तीनों रेगुलेशन के अंदर फॉल करना है, तो आपको एक फैसिलिटी मिलेगी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की। मगर उसके लिए आपकी रेगुलर चेकिंग होगी कि आपने भी तो होल्डिंग करनी है, हर सेक्शन में करनी है। आपने जैसे ही बिजनेस करना है वो उस पे उसी दिन से टैक्स लगेगा। आपको 6 लाख की हमने एग्जम्पशन नहीं दे रहे, 1 रुपए का खर्चा करेंगे तो टैक्स देंगे, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब सवाल ये है, ये तो कंपनी है, वो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अब इन्हें भी कंपनी बना दिया जाए। पाकिस्तान में ये असूल नहीं है, मगर सर जानते होंगे यूके के अंदर या यूएसए में ना एडवोकेट्स को इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, इंडेमिटी। और जो वकील कोई 4-5 केस हराओ ना, उसकी वो उतनी महंगी होती है। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए और चीज है। अब उनको अगर हम कहें कि वो अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी डाल दे, वो केस हार के उन्हें क्या जी कंपनी बियर करे, हमने क्या करना है। उन्हें कहा मेरा तो कसूर नहीं, उधर करोड़ों का केस हर गया। इसलिए इनको बार है कि ये बंदे लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर नया कंसेप्ट निकाला है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और उसको भी एससीसीपी में रखा है। इसका काम आम बंदों के साथ नहीं। अब ये वो चीज है जो एक स्पेशल कोर एरिया है कॉर्पोरेट का, जिसके अंदर बंदों को नॉलेज है, चीजें हैं। अब इसके बरक्स मैंने एक छोटी सी, यानी ये सोनेक्स मास्टर, ये उस लेवल पे बंदे हैं, मगर जो बंदा स्ट्रगलिंग है उसने शुरू से काम शुरू किया। अब उसके साथ 4 बंदे मिल गए, वो कहते हैं यार हम 5 मिल के काम करते हैं। जब उसने कहा ना 5 काम करते हैं, उसने कहा ना यार राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे डिसाइड करें, कहते हैं स्टैम्प पेपर लिखते हैं। उन्होंने लायबिलिटी की बात नहीं की, उन्होंने अपने बिजनेस की बात की। उन्हें क्या 5 करेंगे क्या, उन्हें क्या हर बंदा एक दूसरे के बिहाफ पे बिजनेस करेगा, मैं तुम्हारे बिहाफ पे करूंगा, हम सारे मिलके काम करेंगे। उसने कहा यार साइन कौन करेगा, उन्होंने कहा सिर्फ एक मैनेजिंग पार्टनर बना लेते हैं और कुछ नहीं करते, बाकी हम सारे इक्वल हैं, पैसे बराबर के बांट लेंगे। सादा सा असूल बना लिया। इसका मतलब है जो ग्रोइंग बिजनेस होगा वो इंडिविजुअल से 4 बंदों में आ गया। अब उन 4 बंदों की रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाई वो कहां करवाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, पंजाब गवर्नमेंट के पास, और एक स्टैंप पेपर के गिर्द हमारी आपस की डीलिंग हुई। मगर अगर मैंने एक बहुत वसी बिजनेस करना है जिसमें शेयर होल्डर अलहदा, उसकी कंपनी की ऑनरशिप अलहदा, सारी चीजें अलहदा, और ऊपर मैनेजर अलहदा है, यही 4 बंदे जब अपने गांव में गए उन्हें बताया कि ये देखो हमारे पास ये गाड़ी है, ये सारा कुछ, वो बंदे कहते हैं हमें भी कारोबार करवाओ। अब उन्हें लगा कि यार अगर मैंने इनको काम करवाया तो ये तो मुझे ये भी कहेंगे ये खर्चा ना करो, वो खर्चा ना करो। अब क्लाइंट को ये नहीं दिखाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, कैसे करेंगे। वो कहते हैं इस तरह करो, मैं पूरे गांव को इन्वेस्टमेंट करा लेता हूं। मगर इस तरह करते हैं, हम कंपनी बनाते हैं, हम 5 डायरेक्टर होंगे, जो हमारी कंपनी होगी उसके शेयर्स बनाते हैं और आपको ये शेयर्स बेचते हैं। उन्हें जब हमने शेयर्स बेचे, उधर से पैसे आ गए कंपनी में थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, वो जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा है। अगर वो उस तरह नहीं आएंगे तो कंपनी की इनकम हो जाएगी। सबसे हमने पैसे इकट्ठे किए और कंपनी को चलाना शुरू किया। अब जो वो 5 बंदे थे, दे आर दी डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। अब वो कंपनी चला रहे हैं, नीचे वाले पर्सन का कंपनी की मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कंपनी को सिक्योर करने के लिए फिर अगेन वही जो मैंने शुरू में बात की है, रेगुलेशन लगाई है और चीजें लगाई हैं। असल तौर पे ये कॉर्पोरेट का कंसेप्ट इधर से डिराइव हुआ है कि जिसके अंदर हमने कंपनी बनाने की वजह इसलिए बनी है क्योंकि आप इतने स्केल पे चले गई है कि जिसके अंदर कंपनी के मेंबर्स अलहदा बात हो गई है और कंपनी की मैनेजमेंट अलहदा हो गई है। और अब हम अगर इसको डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं, मेरे पास क्लाइंट आया है, ये बिजनेस का रूप था जिसके तहत मुझे पता चलना था कि बिजनेस की एवोल्यूशन किस तरह। अब मेरे पास क्लाइंट आया, उसका माइंड सेट ये है कि यार कंपनी में बिजनेस करते हैं,
अब मुझे तो उसकी वो हिस्ट्री बनाने की जरूरत तो नहीं ना, मुझे तो 3 सवाल पूछने की जरूरत है जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए कि ये 3 करोगे, हो रहे हैं। क्योंकि मैंने इस कोर्स के अंदर आपको टैक्स कंसल्टेंसी सिखानी है और उसके लिए मुझे वो 3 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए, मुझे उसके बिजनेस की एवोल्यूशन नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ ये सिक्योर करना है कि वो जो सोच रहा है और वो जो कर रहा है वो बराबर है कि नहीं। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी एसोसिएशन का नाम है जिसके अंदर कॉर्पोरेट इंपैक्ट नहीं है, सेपरेशन ऑफ पार्टनर्स विद मैनेजमेंट नहीं है, हर पार्टनर बजाते खुद मैनेजमेंट है और एक मैनेजमेंट ही पार्टनर है। जब कंपनी की बात करेंगे तो मैनेजमेंट और मेंबर्स अलग हो जाएंगे, पैसे किसी और के लगे हैं, ऊपर मैनेज कुछ और कर रहा है, इसलिए वो चीजें ही सेपरेट हो जाएंगी। अब इसको देखा जाए तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो कॉर्पोरेट मांगेगा, नॉन कॉर्पोरेट मांगेगा। अगर कॉर्पोरेट मांगेगा तो आपने एससीसीपी में जाना है, नॉन कॉर्पोरेट मांगेगा तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाना है। इसके किस तरह रेगुलेट होनी है, इसका स्टैम्प पेपर होगा और उसके थ्रू चीजें मैनेज होंगी। ये एक स्टैम्प पेपर का जो है आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा जिसके अंदर लिखा है कि डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास, क्योंकि ये प्री फॉर्मेटेड होगा, अब आपने अगर विजिट करें कहीं भी कोर्स में तो बाहर बैठे होते हैं, उनके पास पहले से हर चीज तहरीर होती है, आपने सिर्फ बताना ही होता है कि यार इसको इस तरह कर दो। मेन नाम वो शनाख्ती कार्ड देंगे, उधर से देख के लिखे जाएंगे, उसके बिजनेस का लिखा होगा। ये जो हाईलाइटेड है यही आपने देखना है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, इसको देख लें, शेयर्स को दे लें, और मैनेजिंग पार्टनर बताएं कौन है कौन नहीं है, और बैंक अकाउंट क्या होगा। दैट्स मोर देन इनफ। बाकी सारी की सारी वो क्लासेस हैं कि जिसके अंदर उसकी रेगुलेशन लिखी हुई है, उसका कंसल्टेंट के साथ कोई तल्लक नहीं है। आपने जो चीजें डिफाइन करनी है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन चीजों को डिफाइन करना है और इसके अंदर ऐड करना है, बाकी चीजें चलती रहती है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत होगी। जो कंपनी को रेगुलेशन होगी वो कंपनी एक्ट 2017 होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो आपने अभी बताया है सेम उसी तरह के बिजनेस होंगे, मगर 2 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। वो 2 डॉक्यूमेंट कौन से हैं? MA और AOA। इसकी रेगुलेशन आपको कौन बताएगा? पार्टनरशिप डीड। उसकी रेगुलेशन कौन बताएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। इंडस्ट्री से आप, हाँ इंडस्ट्री से मुराद लेते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जहाँ बड़ा मीटर लगा होता है, इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। कमर्शियल जो एक्टिविटी होती है ज्यादातर ट्रेडिंग की दी जाती है, कि जहाँ आप डे टू डे आपकी सेल परचेज हो रही होती है और उसके मुताबिक होती है। कमर्शियल के अंदर आपकी सर्विस सेक्टर भी आती है, जो सारी रिटेल चीजें चल रही होती हैं, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेक्टर, ये सारी आपकी इधर आती हैं। इंडस्ट्री के लिए आपको दूर से देख के मीटर ही पता चल जाएगा कि इतना बड़ा मीटर लगवाने की वजह ये है, ये इंडस्ट्री है। मुल्क की आपकी जो तरक्की है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जितनी इंडस्ट्री, जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो उसके हिसाब से होगा। बताएं कहाँ ये? हाँ जी, अगर आपने दूसरी कोई डिटेल आपने पहले से बनाई हुई है और वो इसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं तो वो भी इस चीज के साथ है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ड्यूरेशन। हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि जब आपने रजिस्टर्ड होना है तो आपके पास 2 तरह के, देखें लेबर यूज होनी है ना,
कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट होती है वहां एम्प्लॉई होते हैं कि नहीं। अब आप कॉरपोरेशन की को देखा जाए, जब आपने कॉरपोरेशन बना ली तो सबसे ज्यादा इस्तेसाल किसका होगा? लेबर का होगा। अब लेबर को मैनेज करना है ना, आपने कंपनियां तो बना दी मगर लेबर को आपने बिल्कुल कर दिया। अब ये EOBI नंबर आपको कंपनी में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां एक बंदा ही लेबर समझा जाता है। EOBI नंबर असल तौर पे एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट है जो आपके से कंट्रीब्यूशन लेता है और आपके एम्प्लॉयज को 25 साल या मेरे ख्याल से 20 साल पूरा करने के बाद उनको पेंशन देता है। और सिमिलर एक अदारा है पैसी, पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, वो भी आपसे पैसे लेता है, कंट्रीब्यूशन लेता है। कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से ली जाती है, बाकी आपसे लेके, और वो आपको एजुकेशन सर्विसेज देता है, और उसके बाद उसके सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स भी हैं और भी कुछ अदारे हैं। सर देखिए, इनकॉर्पोरेशन के वक्त नहीं है, लेटर ऑन अगर आपने किया है तो उसके लिए आपके पास दोनों कानून मौजूद है और उसकी एलिजिबिलिटी चीज कानून है। सर अभी देख लेते हैं, 5 हो जाए जिसके अंदर अपने बंदे निकाल दे। हाँ, लेबर के सिर्फ 5 हो, अपने बंदों को निकाल दे। मेरे ख्याल से यही आखिर में ना, वो 5 बंदे जो होते हैं वो सैलरीड पर्सन होंगे या लेबर लेबर दो, एक सैलरीड होती है, एक डेली वेज होंगे सर, आपके परमानेंट होगी जो आपसे मंथली सैलरी दे दे। देखिए हमारे लिए ये वाला एक सफा पढ़ना जरूरी है कि लगना किस पे नहीं है। जब भी एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन 2 डेफिनेशन का होगा, तीसरा चार्जिंग का होगा। ये देखिए जिस पे लगना नहीं है, कंसल्टेंट है ना आपने तो ये देखना कहाँ नहीं लगता। आपने अब ये देखना लगना किस पे है, तो वो तकरीबन हर चीज पे ही लग जाता है। इस पे पार्टनर पार्टनरशिप में 2 से 20 तक, ये आगे कंपनी में से 50 तक। माइनर सर पार्टनरशिप एक्ट में अगर थोड़ा सा एडवोकेट होंगे तो माइनर आपके लॉसेस का पार्टनर नहीं होता। हाँ अलबत्ता वो आपके प्रॉफिट्स का पार्टनर हो सकता है। माइनर के आपने 4 एक्सेप्शन पढ़ी होंगी ना जब आपने पढ़नी पार्टनरशिप, सर याद हो, जिसके अंदर वो मेरे ख्याल से लॉस्ट गुड्स का था, इस तरह करके 4 कंडीशन थी। सर EOBI का सादा कानून है, लेस देन 5, सब ठीक कह रहे हैं। इसके पीछे एक इंडस्ट्रियल लॉ भी है, वो भी रिलेशन एक्ट है, उसको भी देखना पड़ना है, फिर इनको देखना पड़ना है क्योंकि एम्प्लॉय की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में लिखी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपके पास कितने स्टेप्स हैं? बिजनेस एंटिटी, पार्टनर्स कितने होंगे, ब्रांचेस कितनी होंगी, और अभी जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड बिल्कुल अटैच करना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। अब वो अटैच कहाँ करना है? मेरे ख्याल से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर सेव एंड नेक्स्ट जब होगा तो फिर ही मेरे ख्याल में वो आगे तो शुरू में ही मांग लेना चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही पहला इंग्रेडिएंट है। और अब आपने जब प्रोफेशनली चीज़ों को देखना है तो आपको ये चीज़ लाजमी सीखनी चाहिए कि इस तरह ना हो कि आप पार्टनरशिप डीड पहला स्टेप है, आप स्टैम्प पेपर निकलवा लें, चीज़ें निकलवा लें और उसके अंदर कोई ऐसी क्लास एंटर हो जाए जो रजिस्टर्ड ही ना हो सके, तो आपने वो सारी चीज़ का नुकसान कर दिया और अपना भी टाइम का और नहीं। मसलन एक छोटी सी चीज़ बता दूं, आपने पार्टनरशिप डीड निकाली और उसमें आपने लिखा कि मैं ये पार्टनरशिप डीड पिछले 10 सालों से अब जो कर रहे थे उस बिजनेस की है। पार्टनरशिप और रजिस्ट्रार ने कहना है डीड आपने अब निकलवाई है, इसको आपसे कंटिन्यू करो, पिछले 10 सालों को इस पे क्यों डाल रहे हैं? आपने पार्टनरशिप डीड निकलवा ली, बंदे ने फोन किया यार मैंने पार्टनरशिप बनानी है, आपने डीड निकलवा ली, अब वो आने में उसने 4 महीने लगा दिए,
2 महीने से पुरानी डीड का अगर स्टाम्प निकला होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके फिर अलग खर्चा होगा, यानी वो बैक डेट पर रजिस्टर करानी पड़ जाएंगी। इस तरह की चीज़ें आपको जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे आपको चीज़ें क्लैरिटी में चलती जाएंगी। जो पार्टनरशिप डीड है ये इदारे को प्रोवाइड करेगा या स्पोर्ट्स के पार्टनर्स आपस में मिलके कुछ क्लॉजेस ऐड कर लेते हैं उसमें, उस पे ऑब्जेक्शन भी लग सकता है कि नहीं ये इसमें एसओपी नहीं आती है, इसमें नहीं हो सकती रजिस्टर। सर जो पार्टनरशिप डीड है और जो इस पे है ये प्योर जिसे आप कह सकते हैं ना लीगल ड्राफ्टिंग का, अगर आप एडवोकेसी को देखें ये तो ये लीगल ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट है। लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर हम दोनों बंदों से पूछ के उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं और उसके मुताबिक ड्राफ्टिंग करते हैं। आपके पास अब चैट जीपीटी भी आया है, अब आपने सिर्फ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को उधर तहरीर करना है और उसने आपको उसका सोल्यूशन बना के पूरी पार्टनरशिप डीड दे दी है कि ये इसके मुताबिक होगी। उसके अंदर आपने जो 4 क्लासेस है उसको देख लें, बिजनेस क्लास देख लें, बिजनेस क्लास देख लें, उनके शेयर्स देख लें रिस्पेक्टिव और बैंक ऑपरेशन देख लें, बस इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो शायद पार्टनर खुद भी ना देखें इससे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने भी यही देखना। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पार्टनर की डिटेल आ जाएगी, वो फॉरेन पार्टनर है उनकी ईच की, और वो सारे पार्टनर एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब यहाँ पार्टनर्स की डिटेल्स आ रही है जी जी ऑटोमेटिकली हाँ जी, हाँ जी, यही तो कंपनी लॉ और ये करेगा, पार्टनर को भी रजिस्टर्ड कर देगा और उनको भी कर देगा। इसमें क्या है, अनरजिस्टर्ड बंदा कोई नहीं आना चाहिए। सर फिर पार्टनर का एनटीएन अलग आएगा? जी सर, आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी सी साउंड। सर जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप कह रहे हैं कि कोई सारे रजिस्टर हो जाएंगे तो पार्टनर का जी एनटीएन जी अलग आएगा? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होगा, क्योंकि अब असल तौर पे रिस्पेक्टिव बंदों पे जो इम्प्लीकेशन आएगी वो भी उसको साथ ही बेयर करनी पड़ेगी। ये पहले वाला हिसाब नहीं होगा जिसके अंदर सिर्फ वो एओपी रजिस्टर्ड होती थी और बंदे नहीं थे होते। ये इधर आ रहा है पार्टनरशिप डीड कंफर्मेशन में हाँ जी, कंफर्मेशन में बिजनेस फॉर्म कौन सा होगा इसकी फीस ऑनलाइन सर अपलोड फॉर्म 1, इसके 3-4 फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 होता है। उसके अंदर दोनों पार्टनर जो आ रहे हैं उनका लिखा होगा, उसके सिग्नेचर और वो स्टैम्प थंब एक्सप्रेशन होता है, वो वाले सिग्नेचर होके लगते हैं। जब चेंज करेंगे फिर ऑन गोइंग और दोनों फिर वो फॉर्म 1 फिर लगेगा। चलान अपलोड कर रहा है, चलान से यहाँ आप जब सारा करके आएंगे इधर गेट पीएसआईडी करेंगे तो आ जाएगा। अब ये करना है तो इसके अंदर अगर मुझे आप प्रैक्टिकली चीज़ को थोड़ा सा पूछें तो कंपनी लॉ में आप उसे कह सकते हैं कि यार बगैर खर्चे के काम बेहतरीन हो जाना है, आपको मैं 2 से 3 दिनों में बनवा दूंगा। मगर पार्टनरशिप को आप थोड़ा सा कह लें कि ये एडवोकेट मैटर है, क्योंकि जब आपने इधर फाइल करना है और डिस्क्रिपेंसी आनी है ना तो उसके लिए आप मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होगी, कंपनी लॉ में नहीं होगी। इसलिए इसके लिए हमारा अगर प्रैक्टिस का बैकग्राउंड होगा ना तो मेरे ख्याल से पूंछ रोड पे इनका ऑफिस होगा, उधर जाके एक विजिट जरूर करना पड़ेगा, उन्हें जाके मिलना पड़ेगा कि यार चलो खैर है निकाल दो। पूंछ रोड पे मेरे ख्याल से चूर जी के पास साथ ही उधर रजिस्ट्रार ऑफिस है। नहीं 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 ये रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स जैसे ही ये निकलेगा आपके पास ये सारी रजिस्ट्रेशनें आ जाएंगी और मोबाइल पे मैसेज चले जाएगा कि ये बंदा रजिस्टर्ड हो गया, इसका ये यूजर आईडी पासवर्ड है। आपने बताया कि 5 डायरेक्टर ऑफ सपोर्ट और सर थोड़ा सा ओपन कीजिएगा किसको जो भी इस ड्राइंग बिजनेस रहेगा जी, इसके नीचे सर सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल हाँ वारंटी जी है बिल्कुल, ये इनके सर्टिफिकेट्स तो आपको देने हैं ना, मगर ये इससे काम नहीं चलेगा, वो रजिस्ट्रार से ओरिजिनल लेके आए। उस पे स्टैम्प लगी होगी सर ये लगा होगा ना डिस्पैच, और ये बाकी स्टैम्प भी लगी होगी, बाकी सेम यही देगा। कौन सा एनटीएन तो आपके मोबाइल पे आ गया ना, वो उसका तो इशू नहीं है, ये तो एक कंसल्टेंट पोर्टल है ना। अब इसके अंदर चेंज करनी है तो फॉर्म सी होगा, फॉर्म सी इनकॉर्पोरेशन का है, वो देखे सारे आ गए हैं। इसके अंदर चेंज करनी है तो आपने फॉर्म डी करना है और वो इशू होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब अगर चीज़ों को वाइंड अप करें तो हम इसमें सर
फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर दोबारा आईरिस पे जाके इसको लिंक करने की जरूरत है? सर उधर आपको यूजर आईडी मिलेगा, अब फिर आप आईरिस में आ जाएंगे। सर 5 डायरेक्टर में से 2 एडमिन हो किसी मैटर पे, तो वो 3 है जो खुद पे करते हैं, टैक्स तो बन जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं होगा, मतलब वो टैक्स पे कर सकते हैं। तो कंपनी पे क्या इफेक्ट होगा उसको, वो रन करते रहेंगे स्मूथली या नहीं? सर अब क्वेश्चन ये है कि हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, मेन जो हमारा इशू है वो है टैक्सेशन का। टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपके पास उधर जब मैंने कंपनी ला पड़ा था तो 195 डायरेक्टर पावर का था, और उसके अंदर आपने चेक करना है कि वो कोई ऐसी पावर तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा जो डायरेक्टर्स की पावर है। अगर डायरेक्टर की पावर है तो उसके अंदर आपके पास रूल होते हैं कि कोरम पूरा है, उसके अंदर उसने वो चीज़ें अप्रूवल पूरी ली है और उसके बाद ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोरम पूरा है और उसने वो पावर अपनी मेजॉरिटी से एक्सरसाइज कर ली है तो एक आधा नाराज भी रह ले तो क्या फर्क पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि बंदे ज्यादा ही नाराज हो गए हैं, एक बंदा ही राजी है और वही सीईओ है, तो फिर डायरेक्टर सीईओ रिमूव कर ले। कंपनी में तो इस तरह चलता ही रहता है ना, और वो अलग कंसल्टेंसी है, वो कॉर्पोरेट की अलग कंसल्टेंसी है आपको ना। एक कंपनी का डायरेक्टर है और वो अपना ट्रस्ट बनाना चाहता है, तो क्या वो अपने यूजर आईडी से रिजर्वेशन ले सकता है? कंपनी यूजर आईडी आपका इंटरमीडियरी है कि दूसरा? इंटरमीडियरी तो सारा कुछ ही कर सकता है ना किसी के बिहाफ पे। आपने उनका देखे ट्रस्टीज जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके यूजर आईडी जनरेट होंगे, मगर नेम रिजर्वेशन या उसके लिए आपको अब ट्रस्टीज की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट स्टेप पे तो इंटरमीडियरी ही नेम रिजर्व करा लेगा, चीजें करा लेगा, जब उनके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी तो फिर सारी चीजें होंगी। वो अपना एक पर्सनल ट्रस्ट बनाना चाहता है, उसमें डायरेक्टर है, तो उसका नाम रिजर्व वो अपने कुछ यूजर आईडी। सर उसने जो कुछ करना है अपने उससे ही करना है, फिर आप उसे इंटरमीडियरी ना कहें, अब तो वो उसके अंदर ट्रस्टी है ना। मैंने जब वो निकाली थी विंडो तो आपको नजर आ रही थी ना 42 और 45 की कंपनी, तो वो तो उधर क्लिक करे और अपनी कंपनी बनाना शुरू करे, फिर आप उसको इंटरमीडियरी ना कहें। 42 और 45 दो रेलेवेंट सेक्शन जो है ट्रस्ट के। सर एनजीओज के और एनपीओज के तो बहुत ज्यादा सेक्शन है ना। आप सोसाइटी एक्ट के थ्रू बना लें, आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के तहत बना लें, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, आप कुछ बना सकते हैं, मगर उसमें से एक इम्पैक्ट ये भी है, वो सारे कानून भी हैं, वो भी उसकी अपनी जगह मौजूद है, मगर उनके साथ एक ये भी है कि जिसके अंदर आ रही पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, क्लिकेबल नहीं हो रही। ठीक है, नजर तो आ रहा है मगर वो क्लिक नहीं ना हो रही। ये डिम है ना, वो स्क्रीन आई हुई है, कर तो रहा हूँ। मिनिमाइज करते हैं ना सारे को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है क्या? अब आपने एंटीजन बना लिए हैं, 3 एंटीजन आपके पास आ गए हैं, आपने इंडिविजुअल्स का एंटीजन ले लिया, अब आपके पास कंपनी का और एओपी का तीनों आया। अब वो आगे से कहाँ इस सिस्टम के अंदर कहाँ आएंगे, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आपने कंपनी का देखना है तो इस तरह का ऑर्डर पड़ा होगा जिसके अंदर पर्सन क्या होगी, कंपनी, ये सारा उसका एंटीजन और सारी चीजें होगी। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का लिखा होगा, बिजनेस उसका क्या होगा, ये ऐड है, इसी की एंटीजन इंक्वायरी लेंगे तो उसके मुताबिक आएंगी। अब एओपी को देखें तो उसकी फॉर्म क्या होगी, ये 14(1) का अगर ऑर्डर देखें तो इसको उससे ना करें क्योंकि 14(1) सेल टैक्स का सेक्शन। ये इंडिविजुअल्स के लिए पर्सन कौन सा हो गया, इंडिविजुअल हो गया, वकार साहब हो गए। ये डाटा आप किसे फैच किया है, उधर से CNIC से, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है,
ये जो ईमेल है और ये आपने उधर दे के बनाया होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई, बिजनेस आ गया, लिंक टैब में आ गया, क्योंकि ये मेरे प्रोफाइल में आ रहा है इसलिए लिंक में मेरा नाम लाजमी सब में लिखा है। सर इसमें इंडिविजुअल अगर सेल टैक्स में जाना चाह रहे हैं तो इसलिए जाके बिजनेस एडिट में जाके करना पड़ेगा सेल टैक्स? सर करवा देते हैं। ये जरा एक चीज में वो भी आपको रजिस्टर्ड करवा देते हैं, टू अर्ली है मगर चले करवा देते हैं। ये आपके पास AOP आ गई, ये तीनों पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। LLP कहाँ आएगी? सर इधर ही आएगी ना। अब उसके लिए आपने कहाँ आएगी? पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 84 के अंदर आ जाना। पर्सन बड़ी बार आ गया। ये जो कैटेगरी उसने आपको दी है कि ये पर्सन है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये कहाँ लिखी हुई है? बाहर इसकी बैकिंग कुछ ना कुछ तो होगी ना। चाहे रेलेवेंट ऑर्डिनेंस अलग है, तो अब इधर कहीं ना कहीं वो ऑर्डिनेंस और जो हम पढ़ रहे हैं उनके हवाले तो लिखे होंगे ना कि वहां रजिस्टर्ड होंगे तो हम ये बनाएंगे, वहां रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव कंसेप्ट है ना। असल चीज तो उधर लिखी होगी, इधर तो उसका सिर्फ हवाला लिखा होगा। जी सेक्शन 80 क्या कहता है? फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन होंगे। इंडिविजुअल्स एक कैटेगरी आ गई, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन दूसरी और तीसरी आ गई, फेडरल गवर्नमेंट और ये होगी। आपके पास कितने क्लाइंट आ सकते हैं? इंडिविजुअल्स, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। चौथा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अब एक ही रहनी है, नहीं तो फिर कानून बदलेगा सारा ही। फिर जब मुल्क ही आगे आ गया तो फिर दो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं होगी ना। कंपनी क्या होगी? और कह रहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होगा? ये चीजें होंगी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसलिए हमने उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया है क्योंकि उसके अंदर कंपनी इंक्लूड नहीं होगी। कंपनी से क्या मुराद होगा? जो आप बनाएंगे, जो बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी किसी कानून के तहत, जो मुदारबा है, जो किसी और कानून के तहत किसी मुल्क ने बना दी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आप बनाए हैं तो उसको मैं कंपनी की कैटेगरी में, फाइनेंस सोसाइटी बनाए कोई और सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो NPO नहीं है बल्कि क्या है? कंपनी। ट्रस्ट है, कोई एंटिटी है, कोई एस्टेब्लिश हुआ है, कंपनी। फॉरेन एसोसिएशन कंपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी, लोकल गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड कंपनी होगी। ये सारे नाम आपके होंगे। अब इधर आपको भी सारी चीजें, कंपनी कहाँ एस्टेब्लिश हो गई? कंपनी लॉ में। बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ बन गई? रिस्पेक्टिव लॉ में, सारी चीजों में। मगर मेरे पास कैटेगरी FBR में कहाँ आ गई? एक ही लफ्ज में मैंने कवर कर दी, वो कंपनी। और अब सारे रेगुलेशन कंपनी में ही मैं डील किया करूंगा, इसके अलावा नहीं किया करूंगा। किसी का कोई और सवाल? कंक्लूड करें सर वो इंडिविजुअल जी, वो उसका कंप्लीट करें। बाद में सेल टैक्स में जाना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो एक बोनस क्वेश्चन वो भी बता देते हैं। सेल टैक्स में अगर आप जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आपको करनी पड़नी है कि आप मैन्युफैक्चर होना चाह रहे हैं कि आप नॉन मैन्युफैक्चर होना चाह रहे हैं, और उसके मुताबिक फिर आप आगे चलेंगे। यानी आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाना और इधर आपने कहना है किसी बंदे को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो ये लिखा हुआ, और इसका सेक्शन है 14(1) का। इस पूरे लेक्चर के अंदर जो आपको सबसे अच्छी बात लिखी है ना, लगी है, जाके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर करें
फेसबुक पे शेयर करें और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो पहले से है, तो क्लाइंट शायद आएगा। जी ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन हो? सारे करवा सकते हैं, उधर भी तीनों पर्सन उसी तरह जो जो एंटीजन आपका आ गया है उस एंटीजन पे आप आईपीओ में रजिस्ट्रेशन करा। ज्यादातर जब आप किसी भी कानून को देखें तो सेक्शन 1 उसकी बताता है कि इम्प्लीमेंटेशन हिस्ट्री बताता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी देखेंगे तो उधर भी यही कुछ होगा। सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 3 जो है उसकी चार्जेबिलिटी बताता है। मगर हर कोई कानून के अंदर डिफरेंट होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो ओवर राइडिंग प्रिंसिपल बताता है और सेक्शन 4 में जाके चार्जेबिलिटी बताता है। जी जी सर। सेम प्रीमिसेस में मैंने पहले किया था कि मुख्तलिफ एक्टिविटी है इससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है और दूसरा वहाँ पे ट्रेडर हो गया, और जो बिजनेस है पीओपी का हो और साथ कंपनी तो डायरेक्टर सेम हो, ईओपी में भी सेम हो। सर हमें एंटीजन से गरज है, हमें तो उसके पीछे पता ही नहीं होता कि कौन बंदा क्या बिजनेस कौन है कर रहा है। हमारी नजर में तो एंटीजन है। मतलब एक प्रीमिसेस में दोनों स्टार्ट हो सकते हैं, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। सर बिल्कुल हो सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना पड़ना है कि आपने उसके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डबल नहीं यूज कर सकते, आप चीजों को नहीं कर सकते। अभी मैंने आपके सामने मिसाल दी है कि एक फैक्ट्री लगी है और उसके बाहर उसने रिटेल आउटलेट बनाया, वो डायरेक्टर ने अपने नाम पे बनाया हुआ है और फैक्ट्री सारी की सारी कंपनी के नाम पे है। कंपनी उसको सेल डालेगी इंडिविजुअल को तो वो आगे से बेच सकेगा। ये नहीं होगा कि कंपनी बेचती जाए उसे परचेज ही ना मिले, और वो इस तरह तो नहीं होगा ना। लिंक तो आपने जनरेट करना है, कंसल्टेंसी तो आपने देनी है। मगर आप एक ही काम के लिए दो बंदे रखेंगे, एक तरफ से सेल दूसरे को, तो डबल टर्नओवर टैक्स ही डलवाएंगे ना, डबल टैक्सेशन करवा लेंगे। एक ही चीज के लिए दो बंदे आपने रख दिए, एक से डाल के वो यानी कर रहा है, फ्लो कर रहा है दूसरे की तरफ, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? मैं वही चीज चाह रही, से मुझे फायदा क्या होगा? मैंने तो टैक्स को मिनिमाइज करना है। और अगर मैंने अपनी सारी सेल डायरेक्टर को डाल रहा हूँ और डायरेक्टर आगे से बेच रहा है, तो मैं कंपनी में भी टर्नओवर दिखा रहा हूँ, उधर भी लिटिगेशन लेके आया हूँ और मैंने डायरेक्टर की भी लिटिगेशन बना दी है। अब वो अगर बिजनेस चेंज कर लेंगे, मर्जी है आपकी, बिजनेस अलहदा कर देते हैं तो वो तो फिर एक अलहदा टैक्स प्लानिंग है। आप उस दुकान के अंदर लोगों का सामान रखा हुआ है, कहते हैं मैंने अपनी फैक्ट्री का नहीं लगना, तो फिर उनसे परचेजें डलवाएं। मतलब एक कंपनी है वो बनाती है फर्नीचर बनाती है, उसी के डायरेक्टर कहते हैं कि हम मिलके एक पीओपी बनाए, पीओपी बना लेते हैं, वो किसी और काम के लिए बनाए बन जाते हैं, इस तरह का वो मतलब कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ मीटर वाला मसला, मीटर वाला एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए उधर से राइट्स जनरेट होते हैं, एक्सपेंस का राइट है, टैक्स का राइट है, सेल टैक्स का इनपुट है और चीजों का। चेक मीटर भी अगर लगाया मेन मीटर इनपुट किस दिन ले रहा है? चेक मीटर आप उनका आपस में सुलह ना करवाएं, आप चीजों को देखें राइट्स कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने इसको भी करना है तो वो कर लें, मगर उसमें सवाल ये सेग्रीगेशन जरूर हो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? इधर माल पड़ा हुआ है फर्नीचर का, साथ ट्रेडर का, डिपार्टमेंट आया उसने सारा उस बंदे के एटीएम में गिन लिया जिसकी ज्यादा टर्नओवर है, उसका डबल टर्नओवर कर दिया, टैक्स रेट ज्यादा हो गया, चीजें ज्यादा हो गई है। आपने इकट्ठा करके अपना नुकसान किया। डिपार्टमेंट का क्या किया? आपने तो उसको मौका दिया है कि वो विजिट करे और आके चीजों को अपनी फेवर में लेके जाए। और अगर आपने प्रीमिसेस अलहदा करके रखी है फिर वो उठा के लेके आएगा इधर। नहीं वो तो फिर अब दो बिजनेसेस हैं कि आपने फर्नीचर के बाहर शेलर की बोरियां रखी हुई हैं, मैं चावल भी बेचता हूँ, तो वो उधर कहेगा क्योंकि अब आपका बिजनेस भी कंपनी में हो रहा है, तो इसके चावल के अगेंस्ट जो टैक्सेबल सप्लाईज वो जो दूसरी तरफ बन रही है, जो इसके अंदर तो और वो पाउडर निकलता है, मैं उसको भी कहता हूँ वो भी आपका ही है, वो कंपनी में ट्रीट करेगा। अब आप कहेंगे नहीं ये सामान दूसरे का था, सामान दूसरे का था,
देखिए आपने अपनी कंसल्टेंसी मुश्किल की है। आपने जितना उसको आसान करना है, जितने उसे नोटिस कम होने हैं, जितने विजिट कम होने हैं, उतनी आपकी कंसल्टेंसी आसान होगी और चीज़ें बेहतर होगी। जितने आपने चीज़ों को कम्प्लेक्स करेंगे, लड़ेंगे, अगले के विजिट बनाएंगे, उतनी कंसल्टेंसी मुश्किल जाएगी। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस तरह टेंडेंसी लेके जानी है। हमने तो आपको सिर्फ पॉलिश करना है। या अगर आपकी वो टेंडेंसी है, ओके बनाएं, मगर उनके फ्रीक्वेंट विजिट काफ़ी महंगे पड़ते हैं। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन में? किसी का क्वेश्चन? चलें सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्लास को कंक्लूड करते हैं। शेयर कैपिटल जो है विदाउट कितना बढ़ा सकते हैं? शेयर कैपिटल विदाउट फीस एससीसी मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं जहाँ पे फीस ना बढ़े? शेयर कैपिटल की बात यह है कि वो बनी कंपनी के थ्रू है, यानी एससीसीपी के थ्रू है, आप उससे बच कैसे सकते हैं? आपने उसे बताना है तो वो पढ़ना है। हाँ नहीं, वो तो है लिमिट होगी ना। अगर कंपनी स्टार्ट की है 1 लाख से शेयर कैपिटल से, अब 2-3 साल गुजरने के बाद कहते हैं कैपिटल हमारा जो है 2 मिलियन लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस से चलाने का आपने जरूर शेयर कैपिटल से चलानी है। कंपनी तो ऑलरेडी बड़ी बनी हुई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कंपनी की आप इक्विटी की बात करें, इक्विटी का क्या मतलब होता है कि ये नॉन रिफंडेबल चीज है। आप अपने लोन एग्रीमेंट में लिख रहे हैं कि ये नॉन है, उसको क्लासिफाई ऊपर कर रहे हैं। अगर आप इसको रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले आपने जो फीस नहीं देगी, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन क्यों नहीं सोचते? अगर आपने वो बढ़ाना है तो उसकी तो फीस है ना। अगर आपने नहीं चलना कि आपने इक्विटी ही बेहतर करनी है, अगर आप बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखा देना और उसको इक्विटी में क्लासिफाई करें कि इसमें उनका वो नहीं है और विदिन 1 ईयर आप ये रिपेबल नहीं है, तो प्रॉपर एग्रीमेंट करें, उसको ऊपर क्लासिफाई करें, तो इंशाल्लाह वो आपका करंट रेशियो वो सिंपल है जी। हाँ जी करेक्ट है। अच्छा आपने ना ये पेज आना है और मैं ना इनवाइट कैंसिल कर रही, तो आप आ जाइए ना, मैंने दूसरी गाइड करवानी है। हाँ जी आप आ जाए, मैंने एक और गाइड करवा के देनी है, तो वो मैं कैंसिल कर दूँगी वाली, ठीक है? आप पेज पहुँच जाए। यार ये सब खड़े रहते हैं, मेरे से खड़े नहीं हुआ जाता। तुम तब तक करवाओ ना राइड, जैसे ही अगले दिन हम निकल जाएंगे। अच्छा मैं अपना मैं ये कह रही थी कि उसका तो कोई लिंक ही नहीं है, ओके किसी पिक्चर के हमें सबसे बार पूछते किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट सर से नहीं कहेंगे ना, और हम अपने कोऑर्डिनेटर को कहेंगे, कोऑर्डिनेटर ने आमिर से बोला, आमिर का मतलब तुम्हें जिसका तो मेरे पहले भी पर्सन है ना, वो ऑनर है, ऑनर जी जी मेरे ख्याल से वो ऑनर है। अभी देखा नहीं चैट में तुमने वो लिखा हुआ था, सबसे पहले बात हमारी यही चली ओवरऑल सिस्टम को मैनेज वही कर रहे हैं, तो बात फिर उधर जाएगी, वहां से इंस्ट्रक्शन इन तक आएगी, तो फिर हम दोनों को खुलेगी। इसलिए हमें मुझे लगता है कि डायरेक्ट सर से ही कह देना चाहिए कि सर हमें ये इशू आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ना मतलब, तो फिर वो हम नजर आ जाएंगे और हम उससे बार बार सबके सामने सवाल करेंगे, और अगर हम इस टाइम से ग्रुप पे जाया नहीं जाता, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अभी लग रहा है
So